डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग देखेंगे डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल थ्योरी ऑफ मशीन में। ये एक जो है सेकेंड यूनिट का छोटा सा टॉपिक है। बेसिकली इट प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल इन इनर्शिया फोर्स इन एनालिसिस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स। तो ये इनर्शिया फोर्स का ही एक्चुअली कॉन्सेप्ट है। तो आप देखेंगे कि किसी भी टाइप की मशीनरी में जो फोर्स ट्रांसमिट होता है, हम लोग फोर्स एनालिसिस इन मैकेनिज्म हम लोग जिस समय पढ़े थे उस समय भी हम लोग काफ़ी देख चुके हैं कि कोई भी मैकेनिज्म है तो इट विल ट्रांसमिट इट्स फोर्स फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट वाया द लिंक। तो अब ये जो फोर्स जो ट्रांसफ़र होंगे, कोई भी आपका मैकेनिज्म हो तो फोर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन कंपोनेंट वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है ना। चाहे वो बेल्ट पुली के थ्रू हो या ब्रेक ड्रम के थ्रू हो या ब्रेक सूच के थ्रू हो या गियर टू गियर हो या गियर टू शाफ्ट हो। तो इन द डिजाइन ऑफ मशीन मैकेनिज्म इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू नो द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन्वॉल्व and transmitted from the input to the output. The analysis helps in basically selecting the proper size of the machine component to withstand the stress developed in them. अब stress basically developed कहाँ से होगा? Due to the force, ठीक है। तो if the components of a machine accelerate, inertia force will be there. Inertia force will be produced ड्यू टू देयर मास। यदि मास है तो इनर्शिया फोर्स 100% आएगा। हाउएवर इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्सेस आर वेरी मच स्मॉल कंपेयर टू द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स, बट इट कैन प्ले द रोल, खास करके एट हाई स्पीड, ठीक है ना। मास चूँकि कम होता है किसी भी लिंक का, और जो है हम लोग कई बार इनर्शिया फोर्स को इग्नोर कर देते हैं, बट इन केस ऑफ हाई स्पीड इट प्लेज द रोल। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि सच एनालिसिस इज बेसिकली स्टैटिक फोर्स एनालिसिस। यदि आप इनर्शिया फोर्स को इग्नोर कर दिए तो दैट विल बी दी स्टैटिक फोर्स एनालिसिस। फॉर एग्जांपल इन लिफ्टिंग द क्रेन्स द बकेट लोड एंड द स्टैटिक वेट लोड मे बी क्वाइट हाई रिलेटिव टू इट्स डायनामिक लोड, बट इफ द इनर्शिया इफेक्ट ड्यू टू द मास ऑफ द कंपोनेंट इज बीइंग कंसिडर्ड, देन देयर विल बी डायनामिक फोर्स एनालिसिस, ठीक है। तो अब इस तरह से हम लोग फोर्स थोड़ा सा देखेंगे, एलेबोरेट करेंगे। तो बेसिकली यदि हम इनर्शिया फोर्स की बात करें, ठीक है ना, इनर्शिया फोर्स की बात करें तो इनर्शिया फोर्स के पहले किसी भी मैकेनिज्म पे, ठीक है ना, ये हमारा कोई मैकेनिज्म है, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट हो या आपको कोई भी मैकेनिज्म, ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट की हम यदि बात करें तो ये आपका सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है ना। दिस इज द कनेक्टिंग रॉड, दिस इज द क्रैंक। तो अब यहाँ पे ये क्या होगा आपका, इसकी वेलोसिटी इट विल गो टू एंड फ्रो, इट विल रेसिप्रोकेट एंड अकॉर्डिंगली इट विल रोटेट। ये क्रैंक जो है आपका रोटेट करेगा। तो बेसिकली दिस पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स विच constant two connected bodies, ठीक है ना, due to its connected this crank and this piston is restrained to give their specific motion in a specific manner depending upon the nature of connection, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रेंट फोर्स। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंस्ट्रेंट फोर्स, कंस्ट्रेंट फोर्स। क्योंकि कोई भी आप लगाएंगे फोर्स तो इट विल आइदर इट विल गो टू और फ्रो मोशन, ठीक है ना। इसका क्या होगा, टू और फ्रो मोशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंस्टेंट मोशन, ठीक है। दूसरा होता है एक अप्लाइड फोर्स। अब अप्लाइड फोर्स, जब भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो देयर विल बी मोशन, बट इफ इन द मोशन यू इग्नोर द मास of the link, mass of the linkages, then there may be a static condition, or if you consider the mass then there will be inertia force, और inertia force को आपको क्या करना पड़ेगा, कंसीडर, और आपको inertia force कंसीडर करना पड़ेगा। तो बेसिकली अब आइए हम लोग थोड़ा सा देखें। तो inertia force is basically an imaginary force which when acts upon a rigid body, कोई भी rigid body पे जब ये एक्ट होता है तो इट ब्रिंग्स इट इन इक्विलिब्रियम पोजिशन
अब इनर्शिया फोर्स का आप बचपन में भी पढ़े हैं न्यूटन्स लॉ कि यदि कोई बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं तो बॉडी यदि मूवमेंट में है, यदि ये मूव हो रहा है ये ऑलवेज मूव होते रहना चाहेगा, और यदि स्टैटिक कंडीशन में है, स्टेशनरी है, तो ये स्टेशनरी रहना चाहेगा। तो दैट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। तो अब ये न्यूमेरिकली हम कैसे ये करेंगे, तो अब बेसिकली इनर्शिया फोर्स यदि आप निकालेंगे तो इनर्शिया फोर्स इज बेसिकली अपोजिट ऑफ द एक्सेलरेटिंग फोर्स, एक्सेलरेटिंग फोर्स। क्योंकि जब आप इसके ऊपर एक्सेलरेटिंग फोर्स लगाते हैं, फोर्स आप लगाएंगे, तो यदि ये स्टैटिक कंडीशन में है तो हमने क्या बताया कि स्टैटिक कंडीशन में ही रहना चाहेगा, बट यू आर गोइंग टू चेंज द पोजीशन, ठीक है ना। अब कोई मूवमेंट में बॉडी है, कोई मूव कर रहा है बॉडी, और इसको आप रेस्ट में लाना चाहते हैं, तो यू विल नीड टू अप्लाई द अपोजिट फोर्स, ठीक है ना। तो दैट अपोजिट फोर्स इज कॉल्ड whatever you are going to apply, that is the accelerating force, and due to the mass of the body it is willing to keep itself in rest, either in rest or in motion, that is the inertia force, ठीक है। तो अभी एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या हो जाएगा, तो अब बचपन से हम लोग पढ़ते हैं m इंटू ए और नेगेटिव डायरेक्शन में, दैट मीन्स द इनर्शिया टॉर्क इज एन, अब चूँकि इनर्शिया फोर्स की बात कर रहे हैं, उसी तरह से यहाँ लिंक की बात करेंगे, यदि ये फिक्स है तो इसके ऊपर क्या हो गया रोटरी, तो ये क्या लगेगा, इस पर टॉर्क लगेगा, ठीक है ना। तो सिमिलरली द इनर्शिया टॉर्क इज एन इमेजिनरी टॉर्क विच व्हेन अप्लाइड अपॉन द रिजिड बॉडी ब्रिंग्स इट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट इज इक्वल टू द एक्सेलरेटिंग कपल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी, जैसे कोई ये बॉडी है आपका, ये कोई बॉडी है आपका, और ये फोर्स लग रहा है कहाँ पे, ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये फोर्स लग रहा है, और कोई इसी के पैरेलल जो है आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसी लिंक पे, दैट मीन्स इस लिंक पे कहे तो इधर एक फोर्स लग रहा है और एक इधर फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स और ये फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। ये हम अभी फ्री बॉडी डायग्राम में आपको नेक्स्ट वीडियो में आप देख भी सकते हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट। तो ये फोर्स, ये और डिस्टेंस, दैट मीन्स लेंथ ऑफ द लिंक, तो दैट विल फॉर्म द आर्म ऑफ कपल बेसिकली, ठीक है ना। तो अब यदि ये लीनियर है तब तो हमारा कपल जो है, कपल, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस जो है आप x मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा फोर्स इनटू x, ठीक है ना। बट इफ दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक इट टर्न, यदि ये टर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो क्या हो जाता है, यही आपका फोर्स क्या हो जाता है, सॉरी टॉर्क फोर्स, तो आपका मास इंटू एक्सेलरेशन लीनियर में, और टॉर्क यदि आप निकालते हैं टॉर्क, तो क्या हो जाता है आई इंटू अल्फा। आई क्या हो गया आपका एम के स्क्वायर, एम के स्क्वायर क्या है, मास क्या है, एम तो मास हो गया, और के क्या हो गया रेडियस ऑफ जायरेशन, तो एम के स्क्वायर इंटू अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये आपका निकल गया। तो अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि व्हाट अबाउट द डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। अभी इसमें डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल का कहाँ पे क्या रोल आ गया, तो दोस्तों डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल यहीं पे अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब जो है यदि आप किसी भी रिजिड बॉडी को आप कंसीडर करते हैं और बहुत सारे फोर्स आप लगा रहे हैं इस रिजिड बॉडी के ऊपर, ठीक है ना, इधर भी आप फोर्स लगा रहे हैं F1 और F2 F3, बहुत सारा फोर्स लगा रहे हैं आप, ठीक ना। लेकिन ये सारे फोर्स को आप क्या करते हैं, पहले रिजॉल्व करते हैं x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में, इन सबको आप क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, ठीक ना, इधर और इधर, उसी तरह से इधर इधर सब। तो दैट मीन्स कि टोटल आप क्या निकालेंगे, Fx निकालेंगे x डायरेक्शन में, और ये Fy डायरेक्शन में निकालेंगे, ये Fx और Fy निकालेंगे, ठीक है। अब Fx और Fy निकालने के बाद आप क्या निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट फोर्स, Fx का स्क्वायर और Fy का स्क्वायर, टोटल सम ऑफ x कंपोनेंट, टोटल सम ऑफ y कंपोनेंट। तो अब यहाँ पे you are just going to find the resultant force. That means the system has been reduced into a single resultant force F, acting on the body, whose magnitude is being given by the product of the mass
एंड लीनियर एक्सेलरेशन, दूसरी लैंग्वेज में मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी विल वर्क अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो अब न्यूटन सेकेंड लॉ तो यही है ना, फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए, तो इसको हम क्या एफ इक्वल टू एम ए के जगह पे एफ माइनस एम ए इक्वल टू 0 लिख दे तो कोई नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। दैट आई कैन राइट हियर एफ इक्वल टू माइनस ए। तो अब यहाँ पे दिस consideration will show that this quantity minus ma is being treated as force equal and opposite with the same line of action of the force। जिस एक्शन पे आपका जैसे यहाँ पे ये फोर्स लग रहा था तो इसी एक्शन पे आपका माइनस एम ए लग रहा है। ये आपने रिजल्टेंट निकालने के बाद यही ऑब्जर्व किया, तभी तो बॉडी क्या है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में विद दिस सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, एंड this include the force with the system of the resultant of the complete force, जो भी आपने फोर्स लगाया था सभी का जो है कंप्लीट फोर्स, एंड हेंस फोर्थ इन नट सेल क्लियर हम बात करें तो कुल मिलाकर के जो भी आपका रिजल्टेंट लग रहा था आपका एफ वो कहाँ था इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। तो बेसिकली द एफ इज द रिजल्टेंट। अब हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे एफ इज द रिजल्टेंट देन द कंप्लीट सिस्टम ऑफ द फोर्स विल बी इन इक्विलिब्रियम। दिस प्रिंसिपल इज बेसिकली डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। तो अब इसको डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स माइनस एम ए इज नॉन एज रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स, नॉन एज रिवर्स्ड इफेक्टिव। देखिए क्लियर मीनिंग है कि ये जो आपका फोर्स आपने लगाया और ये लगा तो ये रिवर्स्ड अपोजिट फोर्स लगा एंड रिवर्स्ड और इफेक्टिव फोर्स जो इसको क्या कर लिया रोक भी लिया। तो द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, अब यही फोर्स जो है ये F इक्वल टू क्या लिखे थे एम ए और F माइनस एम ए इक्वल टू 0। अब यही F माइनस F प्लस एफ आई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, वेयर बेसिकली एफ आई इज माइनस एम ए, और यही आपका क्या है इनर्शिया फोर्स, क्योंकि ये तो क्या है आपका रिजल्टेंट फोर्स जो हमने यहाँ पे निकाला है। दस द डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल स्टेट्स दैट resultant force acting on a body together with the reversed effective force are in equilibrium। कोई बॉडी यदि इक्विलिब्रियम में है तो ड्यू टू दी स्टैटिक फोर्स दैट यू हैव अप्लाइड एंड द इनर्शिया फोर्स दैट इज एक्टिंग ड्यू टू दी मास ऑफ द बॉडी दैट इज कॉल्ड रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स और इनर्शिया फोर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक लाइन लिख करके डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल को यहाँ पे हम जो है विराम देंगे। तो ध्यान दीजिए, डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी टुगेदर with the reversed इफेक्टिव फोर्स, और रिवर्स इफेक्टिव फोर्स को ही हम क्या बोल रहे हैं इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स विल बी ठीक ना। तो ऑन एनी रिजिड बॉडी द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी रिजिड बॉडी टुगेदर विद द रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स विल बी इन इक्विलिब्रियम। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल एंड दिस प्रिंसिपल इज वाइडली यूज्ड इन डायनामिक प्रॉब्लम। इसका यदि एप्लीकेशन की बात करें कहाँ कहाँ, तो जहाँ भी डायनामिक प्रॉब्लम्स हैं, डायनामिक इक्वेशन बनेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम या फोर्स, तो वहाँ पे क्या होगा आपका इनर्शिया फोर्स अपना रोल प्ले करेगा। और सबसे ज़्यादा ये यूज होता है कहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स में, रेसिप्रोकेटिंग
पार्ट्स, कहीं कहीं पे रोटरी इंजन में भी जो है इसका वाइडली यूज होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जहाँ पे आप रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स में ये क्लींस कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ भी इसका वाइडली एप्लीकेबल है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि दिस व्हाट इज़ द डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। तो हम लोग डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट देखे और समझे। तो बेसिकली यदि हम शॉर्ट में कहें तो डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल इज दी बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया फोर्स, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था यहाँ पे, लेकिन इसका ज़्यादातर एप्लीकेशन जो है ये सेकेंड यूनिट का टॉपिक, तो हम उस सीक्वेंस में इसको हमने कवर कर लिया। बट इसका जो एप्लीकेशन है वह रेसिप्रोकेटिंग इंजन में, ठीक है ना, डायनामिक जहाँ फोर्स एक्ट कर रहा है वहाँ पे है। डायनामिक इक्विलिब्रियम को जो है इक्विवेलेंट जब स्टैटिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे जो है ये प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना। तो एट लास्ट बट नॉट लीस्ट वंस अगेन आई एम गोइंग टू से दिस डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल इज बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस ए डायनामिक प्रॉब्लम इनटू स्टैटिक इक्विवेलेंट प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये कहीं यदि हम चाहें तो थोड़ा सा लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, कि डायनामिक जो है डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल is used to reduce the dynamic problems into equivalent static problem। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल and keep watching my videos wherever you find your free time or even एग्जामिनेशन टाइम। हमने इसमें एक एग्ज़ाम स्पेशल करके भी जो है प्लेलिस्ट बनाया है, और मैं बार बार आपको बताता भी हूँ कि जब भी आप जो है हमारे इस चैनल पे जाएं, हमारे नहीं मतलब आपका अपना चैनल जाएं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और जहाँ पे आपको टॉम के प्लेलिस्ट में हर एक टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। लगभग 400 से ज़्यादा हमने टॉपिक कवर किए हैं, फिर भी आपको लगता है कि कोई टॉपिक कवर नहीं हुआ है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल ट्राई टू मेक इट एंड विल अपलोड वेरी सून फॉर योर हेल्प। तो इस तरह से आपने देखा, आप शेयर कीजिए दोस्तों को भी, आप इस प्लेलिस्ट को अपने लाइब्रेरी में भी ऐड करके रखिए, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली आपको काम आएंगे। बीइंग ए मैकेनिकल स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू हैव ए स्ट्रॉन्ग बैकअप ऑफ such kind of video। Thank you very much for watching this video। Wish you all the best। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।